गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उस टेस्ट सीरीज में हमारा सेकंड पार्ट चलेगा। हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कर लिया था आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अब हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास कुछ कारणवश से उस दिन रुक गई थी, इसीलिए आज वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अपने जितने भी क्वेश्चन हैं हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम बताइए। अगर हम बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व, तो भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व अगर भारत में बात करें कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो वो है 18। लेकिन अगर इससे हम बात करें कि जो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इससे एक मैब सूची आती है जो कि आपके मैब कार्यक्रम है। ये मैब कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा चलाया गया यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था चलाया गया था। इस मैप अगर बात करें कि इस मैप का जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1971। इस मैप सूची में हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अगर 12 बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो सबसे पहले आता है नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये 1986 में बना था। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 1986 में बना था। और अगर मैं बात करूं कि ये मैप सूची के अंदर कब शामिल किया था, तो ये मैप सूची के अंदर शामिल किया गया था ये मैप सूची में शामिल किया गया था 2000 में। 2000 में मैप सूची में शामिल किया गया। उसके बाद में आता है आपका दूसरा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी आपके तमिलनाडु में पड़ती है। अगर मैं नीलगिरी की बात करूं, तो नीलगिरी आपके केरल व तमिलनाडु में पड़ती है। केरल व तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। उसके बाद में तीसरे बायोस्फीयर रिजर्व है आपके सिमलीपाल। सिमलीपाल ये है आपके उड़ीसा में। इसके अलावा अगर बात करूं तो फोर्थ बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरवन। सुंदरवन ये है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा है अचानक मार, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों ये है आपके एमपी में। सिक्स बायोस्फीयर रिजर्व सिक्स बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी एमपी में। इसके अलावा आता है सेवंथ, दक्षिणी निकोबार। निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये है आपके अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व आता है, एट्थ बायोस्फीयर रिजर्व ये है आपके कंचनजंगा। कंचनजंगा ये है सिक्किम में। कंचनजंगा ये है सिक्किम में। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आते हैं आपके। अगर इसके अलावा अगर बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात करूंगी और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि हमारे मैप सूची में शामिल है, इनके अंदर से आता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये है मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये है मेघालय में। इसके अलावा अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं, तो इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व आता है नंदा देवी। नंदा देवी ये है आपके उत्तराखंड में। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व है आपके अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई और एक आता है बारवा, जो अभी फिलहाल ही में बना है पन्ना। ये 2011 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बना था। और अगर मैप सूची में शामिल करने की बात करें, तो 2020 के अंदर इसको मैप सूची में शामिल किया गया था। ये तो आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मैप सूची में शामिल है। इसके अलावा कुछ और बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपके भारत में है। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा ये बायोस्फीयर रिजर्व असम में है।
ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये असम में है। इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ की खाड़ी ये है उड़ीसा में, सॉरी गुजरात में। और डिक्रू सिखोवा है आपके असम में, जो कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी की बात करूं तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट ये है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा आपके अगर बात करूं तो आपके शेष चलम ये आंध्र प्रदेश में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये आपके असम में। इस प्रकार से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि हमारे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम बात करें कि इसको पूर्व से पश्चिम की ओर से इसका क्रम बताइए तो सबसे पहले आता है सुंदरवन जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में पंचमढ़ी जो आपके एमपी में है। अचानकमार एमपी में है। उसके बाद में सिमलीपाल ये आपके उड़ीसा में है। सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल, तो 1 नंबर आपके 2 ऑप्शन में है। इसके बाद में आता है उड़ीसा में सिमलीपाल, तो 4 आपके 1 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना था? तो इसकी बात करें तो उसको सीरिया को पहला देश माना था, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है? तो किसका है ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का बिल्कुल आंसर सही होगा कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का काम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अगर बात करें कि राज्य सरकारें पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए किसी सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल का चयन कर सकती है, या फिर केवल राज्य सरकारों को ही पशु जन्म नियंत्रण करने की अनुमति है, या फिर स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है, या राज्य सरकारों को मनुष्य और आवारा कुत्तों को संघर्ष निपटाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की अनुमति है? तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति है। तो आंसर 3 ऑप्शन बिल्कुल इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह और नसीरुद्दीन। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? अगर हम बात करें कि किसी राज्य को रबी के फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह दी जाए, तिल की खेती अगर हम बात करें तो तिल की जो खेती है वो तिल की खेती है आपकी खरीफ की, तिल की खेती खरीफ की है। लेकिन अगर हम बात करें कि उत्तरी भारत में है किसकी, खरीफ की, लेकिन दक्षिणी भारत में वो आपकी रबी की फसल हो सकती है, क्योंकि मौसमी जलवायु है, जलवायु के कारण इसमें परिवर्तन होता है। तो इसलिए अगर उत्तरी जो भारत है उस उत्तरी भारत में अगर किसी भी प्रकार की फसल होती है, अगर खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, तो दक्षिणी भारत में बिल्कुल उसके अपोजिट फसल होती है। तो अगर हम बात करें कि जो तिल की फसल है, ये तिल की फसल है तो बिल्कुल खरीफ की, लेकिन अगर हम इसको रबी की फसल के रूप में उगाना चाहे तो ये रबी की फसल के रूप में कौन से भारत में उगेगी, दक्षिणी भारत में। इसको तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने द्विराष्ट्र का प्रतिपादित किया था? तो अगर इसकी बात करूं तो मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका जीव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन पादप का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन सा वर्णन करता है? आप आंसर बताइए, कौन सा वर्णन करता है?
तो कौन सा वर्णन करता है? तो इसका कौन सा आंसर आएगा कि कौन सा वर्णन करता है? तो इसका आंसर आएगा आपके बिल्कुल गमन और पोषण, गमन एंड पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका दिल्ली से अस्थायी प्रवर्धन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कि दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? सॉरी, दीप्त तीव्रता की जो एसआई इकाई है वो एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपकी दीप्त तीव्रता की जो एसआई इकाई है वो आपके आता है कैंडेला, जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण मामले का अधिकारी से संबंधित है? ये हमने पहले टेस्ट सीरीज में भी किया था कि 148 किससे संबंधित है? महालेखा परीक्षक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर शहतूती रेशम कीटों में से एक एरी सिल्क वर्ग वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है फिसिनसामिया रेसिनी, फिसिनसामिया रेसिनी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 वर्ष 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की थी? तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करूं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपकी की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में किस भौतिक कारक का मान आपके जूल हर्ट्ज तक होता है? तो किसका होता है? आपके किसका होता है? प्लैंक स्थिरांक का। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्तर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जाता है। तो किसका किसका प्रयोग किया जाता है? डीएपी टीएपीआई का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोच्चि लक्षद्वीप द्वारा समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल यूनिवर्स सर्विसेज ऑप्टिकेशन फंड के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है? तो कौन सा सामाजिक त्योहार है? ऑप्शन नंबर 4 तो सोलुंग उत्सव किसका है? अरुणाचल प्रदेश का सामाजिक धार्मिक त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम बताइए। हमने अभी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं तो नोकरेक, नोकरेक आपके मेघालय में है, मानस आपके असम में है। इसके अलावा अगर डिब्रू सिकोह की बात करूं तो डिब्रू सिकोह आपके असम में है। तो सबसे अगर मैं बात करूं कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण आता है पहले, सबसे पहले आता है डिब्रू सिकोह, फिर आता है मानस एंड देन आपके आता है नोकरी। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जिला है? तो किसका एक जिला है? तो ये है आपके मिजोरम का। किसका जिला है? मिजोरम का। अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करूं तो सर्वाधिक जो साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता की सर्वाधिक जो साक्षरता है ये कौन से राज्य की है? तो ये आती है आपके केरल की। सबसे पहले आती है केरल और दूसरा आता है मिजोरम, तीसरा आता है आपके गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। और अगर मैं बात करूं कि न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम जो साक्षरता है, ये न्यूनतम साक्षरता आपकी सबसे ज्यादा आती है बिहार के अंदर, बिहार। सेकंड आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा आता है आपके राजस्थान। लेकिन अगर मैं कहूं कि महिला साक्षरता में न्यूनतम महिला साक्षरता कौन से राज्य में है? तो न्यूनतम न्यूनतम महिला साक्षरता, तो न्यूनतम जो महिला साक्षरता है ये न्यूनतम महिला साक्षरता है दूसरे नंबर पे राजस्थान की।
पहले पे आती है बिहार और दूसरे पे आती है राजस्थान। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो राजस्थान कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसमें मिजोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2021 के अंदर इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालकों को से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया था। तो ये कब किया, किसके लिए किया था? तो ये खनन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खनन के लिए इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु को शामिल किया गया? अब नव भारत है तो नवीन जो पीढ़ी है उसी को किया जाएगा। तो 15 वर्ष और उससे अधिक के बालकों को या उससे अधिक जो आयु वर्ग है उसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्घ के बराबर होगा तो कौन सा होगा? अर्घ के बराबर 10 की घात -7 J इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन है? तो अपनी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इसके क्या है? अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? तो कैसे करता है? तो ये रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में भी कमी करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटम शब्द कर्नाटक के संगीत प्रदर्शन में प्राय उपयोग की जाने वाली किस ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य से संबंधित है? तो ये आता है मटका से। किससे? मटका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुप्त संगठन के रूप में की थी। तो किसने गुप्त संगठन के रूप में की थी? किसने की थी? आंसर बताइए। किसने गुप्त संगठन के रूप में की थी? तो किसने की थी? तो किसने की थी गुप्त संगठन के रूप में? विनायक दामोदर सावरकर। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मिशन जो 2.0 है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपके 2021 के अंदर। किस में की गई थी? ऑप्शन 2021 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 में अपना गोल्ड वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया जिसने 2013 में शुरू किया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता है? तो कौन करता है? नीदरलैंड करता है। कौन करता है? नीदरलैंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना पड़ता है? तो कितने वर्षों तक करता है? 7 वर्ष तक करना पड़ता है। भारत में निवास करके नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष तक आपको निवास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक में पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम निवास अवधि है वो कितनी होगी? बिल्कुल 7 वर्ष होगी। बिल्कुल 7 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय को गठन के संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है? तो आप बताइए जरा कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है? तो इससे अगर संबंधित की बात करें तो 241 इस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कि जो अनुच्छेद 239 है इसका मतलब होता है कि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासनिक कार्य है
प्रशासनिक कार्य हैं, ये प्रशासनिक कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो अगर अनुच्छेद 239 की बात करें कि 239 में क्या है, तो इसमें बताएंगे कि 239 के अंदर क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेशों का जो भी प्रशासनिक कार्य है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था? तो किसने दीवाने कोही नामक जो एक नामक जो नया विभाग है ये स्टार्ट किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश का शासक था जिसको हम बिल्कुल शून्य तक कहते हैं, मंद बुद्धि एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? अगर संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष बात करें तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? अगर मैं बात करूं कि पर्णपाती वन, देखो 5 प्रकार के वन होते हैं। सामान्यतः 5 प्रकार के वन होते हैं। सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। तीसरा आता है पर्वतीय वन। फोर्थ आता है कटीली झाड़ियां या उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां व शुष्क वन। फिफ्थ आता है मैग्रोव वन। अगर मैं बात करूं कि जो पर्वतीय वन है, तो पर्वतीय वन है ये सघन नहीं रहते, मतलब इतने ज्यादा जो आपके उष्ण पर्णपाती वन है ये सघन नहीं रहते, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर मैं बात करूं कि जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो अगर इसमें बात करूं तो पूरे वर्ष सघन वितान रहता है। पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं, बड़े पत्तों वाले पेड़ या विरल वनस्पति। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इसके अंदर से इसकी वनों की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसकी विशिष्ट विशेषता की बात करें तो पेड़ मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिराते हैं, ये सघन नहीं होते। इसके अलावा बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ नहीं होते, बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ होते हैं आपके पर्वतीय वन। और अगर विरल वनस्पति की बात करूं तो विरल वनस्पति की जो विशेषता है ये आपके शुष्क वनों की विशेषता है, ना कि आपके पर्णपाती वन की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर इसकी अलग से और बात करूं, जो पर्णपाती वन है ये आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं, आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं, इनकी जैव विविधता बहुत कम होती है। अगर इसमें आपके वृक्ष की बात करें तो इसमें आते हैं साल, सागवान, शीशम, आम, महुआ, अक्सलवुड। तो ये कुछ प्रकार के वृक्ष होते हैं जो इन पर्णपाती वनों के अंदर मिलते हैं, और ये मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिराते हैं, सघन नहीं होते, बिल्कुल बड़े पत्ते वाले नहीं होते, इनके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं। बड़े पत्तों वाले तो पर्वतीय वन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आर्थिक आधारित संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व स्तर दोनों तक पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा वित्त पोषित पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो कौन करती है समर्थन इसकी? तो कौन इसका समर्थन करती है? तो अगर इसकी बात करें तो जो बैंकिंग संस्थान होती है वो बैंकिंग संस्थान इसका समर्थन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिणी भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो तीन भाग हुए थे, तो तीन में से कौन सा भाग इसका नहीं है? तो दौलताबाद, जो दौलताबाद है वो इसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेज ऑफ लॉज पुस्तक लिखी थी? तो किसने इनहेरिटेज ऑफ लॉज पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी किरण देसाई ने। किसने लिखी थी? किरण देसाई ने ये लॉज इन द इनहेरिटेज ऑफ लॉज पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर स्मार्ट सिटीज की बात करें तो स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता था? तो किसने जीता था 2020 जो स्मार्ट सिटी है, वो स्मार्ट सिटी अवार्ड किसने जीता था? तो ये जीता था आपके सूरत ने। किसने? स्मार्ट सिटी जो अवार्ड है, ये किसने जीता था? सूरत ने। अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो 2015 में इसको चालू किया था स्मार्ट सिटीज को, और 100 स्मार्ट सिटीज में की गई है कि 100 स्मार्ट सिटीज को उसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? किसे बनाया गया वही बताओ। बांग्लादेश के खिलाफ जो भी लड़ा गया था, उसका कप्तान किसको बनाया था? तो उसका कप्तान बनाया था सूर्य कुमार यादव को। किसको बनाया था? सूर्य कुमार यादव को। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण स्थल कृपागल किस साम्राज्य से स्थित है? तो किस साम्राज्य से स्थित है कृपागल? किस साम्राज्य से स्थित है कृपागल? तो अगर इसकी बात करूं तो जो कृपागल है, ये किस साम्राज्य से स्थित है? तो इसमें है, ये कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों से अगर उच्च न्यायालय की बात करो तो उच्च न्यायालयों से किससे संबंधित है? कौन सा संबंधित है? तो इसमें आएगा आपके भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1881 से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगोसार 23 के माह में आयोजित किया गया था। तो कौन से माह में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपके नवंबर में। किसमें आयोजित किया गया था? नवंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो 11वां जो संस्करण है, ये कहाँ आयोजित किया था? चरगांव बांग्लादेश में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चरगांव बांग्लादेश के अंदर इसका कौन सा 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो किसने बढ़ावा दिया था? एनी बेसेंट के मार्गदर्शनों को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये बढ़ावा दिया था आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। किसने? एनी बेसेंट जो आपकी पहली आपके कांग्रेस महिला थी, पहली कांग्रेस अध्यक्ष थी, पहली कांग्रेस अध्यक्ष थी, कांग्रेस अध्यक्ष थी। इस अध्यक्ष की जो भी प्राचीन भारतीय धर्म सिद्धांत थे, इनको किसने बढ़ावा दिया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसको बढ़ावा दिया था। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारणीय कृषि पद्धतियां ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान करती है? तो किस प्रकार योगदान करती है, आप बताइए जरा। संधारणीय पद्धतियों का ग्रामीण विकास पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है और ये केवल पर्यावरणीय संरक्षण पर केंद्रित होती है, या फिर मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर इसे दीर्घकालीन वृद्धि, उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है, या ये आधुनिक तकनीकों के उपयोगी की सीमित करके उत्पादकता को बाधित करती है, या फिर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता से इसका संबंध। तो किससे संबंधित है? मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर इसे दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संधारणीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझना कठिन, डिफिकल्ट कहा है? तो किसने कठिन कहा है, बताइए जरा, किसने कठिन कहा है? तो किसने कठिन कहा है? तो ये क्या है? आइवर जेनिम्स। किसने? आइवर जेनिम्स ने। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोगी नहीं किया जाता? तो ये कौन सा नहीं किया जाता? घातम नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली संतलन के
प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है। तो किसे सबसे पहले संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश था। गुलाम वंश का जो पहला शासक था, गुलाम वंश का जो पहला शासक था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक इसको इसीलिए गुलाम वंश कहा जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो गोरी का गुलाम था, और गोरी का गुलाम होने के कारण इसको क्या है, गुलाम वंश कहा जाता था। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था इल्तुतमिश। कौन आया था? इल्तुतमिश था। और यही अगर कहें तो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक यही था। कौन था? वास्तविक संस्थापक यही था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संप्रभु शासक के रूप में इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर इसकी बात करें तो तमिश की, तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तवा परियोजना शुरू की थी? तो किसने जो कृषि कार्यों में जो महिलाएं लगी है उसके लिए तनवा परियोजना स्टार्ट की थी? तो ये की थी आपके तमिलनाडु में। किसने की थी? तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसने पहली बार लागू किया गया था? तो किसे पहली बार लागू किया गया था? तो आप बताइए किसे पहली बार लागू किया गया था? तो इसका आंसर आएगा आपकी वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम, वाइड्स को इसको पहली बार क्या किया था? लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता दूल्हा सिम्प्लिटी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रेषित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रेषित किया गया था? तो आप बताइए जरा किसके द्वारा प्रेषित किया गया था? तो ये किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे? तो कितने जो व्यक्ति हैं वो द्वितीय कार्य के रूप में, प्रतिशत द्वितीय रूप में होता है कि एक तो होता है प्रथम, एक होता है द्वितीय कार्य। प्रथम के अंदर वो आते हैं जो कृषिगत कार्य से होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम कहें कि किससे जुड़े हुए होते हैं, तो प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपके खनन करना, कृषि करना, खनन करना, कृषि करना, मत्स्य करना। और अगर मैं कहूं कि द्वितीय कार्य में, तो द्वितीय कार्य में वे व्यक्ति आते हैं जो कि प्रथम, जो आपके प्राथमिक कार्य होते हैं, उस प्राथमिक कार्यों से विनिर्मित होते हैं। प्राथमिक कार्यों से विनिर्मित होते हैं, विनिर्मित होते हैं। और अगर हम कहें तो द्वितीय कार्य को हम कह सकते हैं कि ये आता है आपके बाजार से। किससे आता है? बाजार से। तो इसकी बात करें तो ये अगर 1999 से 2000 तक अगर भारत में प्रतिशत की बात करें तो ये था आपके 15.8%। कौन सा था? 15.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? अगर 2024 तक की बात करें तो किस देश के पास होगी? तो ये होगी आपके ब्राजील के पास। कहां तक? ब्राजील के पास तक होगी। और अगर 2025 की बात करें, 2025 की बात करें तो 2025 में अफ्रीका के पास, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पास में होगी। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो 2024 तक तो किसके पास है? ब्राजील के पास। और 2025 में किसके पास होगी? अफ्रीका के पास में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रवि किस दूरसंचार कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक बने? तो किसके बने थे? जरा आप आंसर बताना। तो ये बने थे आपके, किसके बने थे? भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के। किसके बने थे? भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के ये क्या बने थे? प्रबंधक निदेशक बने थे। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय किसके सिवाय शामिल नहीं है? तो आप आंसर बताइए कि किसके सिवाय क्या है, शामिल नहीं है। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो ये है आपके किसानों की आय दोगुनी करना, किसानों की आय दोगुनी करना। तो इसका आंसर बिल्कुल 3 ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है? सवाना का मतलब होता है अर्धशुष्क। अगर हम बात करें कि जो सवाना होता है, इस सवाना का अर्थ होता है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क, सवाना का मतलब होता है अर्धशुष्क, मतलब आधी सूखी हुई। एक तो होता है शुष्क और एक होता है अर्धशुष्क। तो अगर हम बात करें कि सवाना, सवाना के अंदर जिराफ, शेर और ये जेबरा, ये तीनों के तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं? सदाबहार के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? सदाबहार के अंदर। अगर हम पारिस्थिति की बात करें तो पारिस्थिति का मतलब होता है जिसके अंदर सर्वाधिक भौतिक, भौतिक और अभौतिक, भौतिक व अभौतिक, भौतिक व अभौतिक के बीच के अंदर क्या होता है? अंतः क्रिया होती है। भौतिक व अभौतिक के बीच में अंतः क्रिया होती है, अंतः क्रिया होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। भौतिक के रूप में अगर हम कहें तो आ जाते हैं आपके जीव, और अभौतिक की बात करें तो अभौतिक में होता है आपके वायुमंडल। वायुमंडल जिसके अंदर आपके हवा आ जाती है, वायु आ जाती है, तापमान आ जाती है। तो अगर जीव और वायुमंडल के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसकी बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जैसे सवाना होता है, शुष्क होता है, इसके अलावा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, स्थल पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, सदाबहार पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो अलग होता है। सदाबहार का मतलब होता है जहाँ पे सघन वन मिलते हैं, और भौतिक और जो अभौतिक है उसके अंदर अंतरक्रिया ज्यादा होती है। तो अब अगर हम बात करें कि जो सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें किस प्रकार की प्रजाति मिलती है, तो अगर जेबरा की बात करें तो ये आपके सदाबहार वनों में मिलता है। जिराफ की बात करें तो ये भी आपके सदाबहार वनों में मिलता है। शेर की बात करें तो ये भी आपके सदाबहार वनों में मिलता है। लेकिन हाथी जो है ये आपकी किस में मिलता है? सवाना प्रकार की जलवायु में मिलता है। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, बाकी के हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इतना ही, थैंक यू सो मच।